मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत। मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। कैसे हैं आप सब? और आज अमृत कलश श्रृंखला का अगला क्लास है। हमेशा की तरह हम लोग स्पेशल प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए और बेहतर होगा कि आप जल्दी से क्लास में आ जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। और हमेशा ही एक बात कहता हूं कि अगर कभी भी कोई नया प्रश्न आपको मिलता है, और सामान्य तौर पे प्रश्नों का नेचर ऐसा रखा जाता है कि प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा उसमें आपको अपना दिमाग यूज करना पड़े, तो फिलहाल आप, मुझे उम्मीद है, क्लास में आ गए होंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है और देख लीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का ये प्रश्न है। और प्रश्न क्या कह रहा है ये देख लीजिए आप। बंग भंग अथवा स्वदेशी आंदोलन के दौरान कृष्ण कुमार मित्रा ने, बहुत ध्यान दीजिएगा, देखिए कई उत्तर इसी प्रश्न में छिपे रहते हैं। स्वदेशी का नारा सर्वप्रथम किस पत्रिका में दिया? तो अब एक बड़ी बात यह है कि जो स्वदेशी का नारा सर्वप्रथम स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने दिया, तो ये बात क्लियर कट हो रही है कि कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया। अब बात यह आ रही है कि ये नारा उन्होंने किस पत्रिका में दिया या किस पुस्तक में दिया। चार ऑप्शन है यहाँ पे, संध्या, संजीवनी, काल और मुक्ति कौन पाथे। तो ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत करिए। संध्या बिल्कुल उत्तर नहीं है और यहाँ पर उत्तर है संजीवनी। मुझे उम्मीद है इस प्रश्न को आपने कई बार आपके निगाह से गुजरा होगा, गलत नहीं होना चाहिए। और ये मुक्ति कौन पाथे एक पत्रिका है जिसमें आपको पता होगा कि भारतीय सैनिकों से ये अपील की गई थी कि वो सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को ये अपील की गई थी कि वो भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार वगैरह की आपूर्ति करें। फिलहाल अगले प्रश्न की तरफ जाइएगा और यहां पर देखिएगा, स्वदेशी आंदोलन से ही लगातार कई प्रश्न हैं। वो कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस स्थान के धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धुलने से इनकार कर दिया था? ये तो पता है कि मोचियों ने जूते सिलने से इनकार कर दिया, धोबियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया धुलने से, और हलवाइयों ने मिठाई बनाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें विदेशी चीनी का प्रयोग हो रहा था। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन कालीघाट, चटगांव, मेमनसिंह और बारीसाल हैं। आप देख लीजिएगा, इसमें धोबियों ने किस जगह पर विदेशी वस्त्रों को धुलने से इनकार कर दिया। स्वदेशी आंदोलन, इससे पता चलता है कि एक सामाजिक जो निचला तबका था, जो हैंड टू माउथ रोज काम कर रहा था, उसने भी देश की आजादी में अपना योगदान दिया। तो फिलहाल ऑप्शन सब आप जो भी लगा रहे हैं, यहां पर सही जवाब है कालीघाट, किसी भी जगह बारीसाल उत्तर नहीं है। ठीक है, और अगला प्रश्न फिर आपका स्वदेशी आंदोलन से ही है और वो ये कह रहा है कि किस जगह के मोचियों ने, ध्यान दीजिएगा, किस जगह के मोचियों ने विदेशी जूतों की मरम्मत करने से इनकार कर दिया था। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति रोज जूते बना रहा था, पॉलिश कर रहा था, उसकी आजीविका के लिए कितना पैसा उसको मिल जाता होगा, दिन भर में खाने को बड़ी मुश्किल में जुटता होगा। और इस देश प्रेम की भावना को देखिए कि उन लोगों ने विदेशी जूतों की मरम्मत करने से इनकार कर दिया। ऑप्शन बारीसाल, चटगांव, मेमनसिंह और कालीघाट है और यहां पर सही उत्तर है मेमनसिंह। ध्यान रखिएगा, मुझे उम्मीद है ये सब पढ़ा कुछ जरूर है आपने, लेकिन आपके दिमाग में इस समय ये बातें अगर नहीं है तो फिलहाल आप नोट कर लीजिएगा और बढ़िया रहेगा कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। परीक्षा में पता नहीं कौन सा प्रश्न कब निर्णायक हो जाए। परीक्षा होने की अभी कुछ भी बात अभी ऑफिशियल नहीं पता चल पा रही है। कंफर्म बात ये है, आप इस तरह से पढ़िए कि परीक्षा कभी भी हो, क्योंकि समय काफी बीत चुका है। 2 साल हो गए परीक्षा को लगभग एक्सटेंड होते होते, और अब ये कहने का मौका ना मिले कि सर समय नहीं मिला, थोड़ा समय और मिल जाता। और अगर परीक्षा टलती है तो आप मान के चलिए कि मार्च अप्रैल में होने की संभावना होगी इसकी। तो आपको फिलहाल अभी 3-4 महीने और मिलने की संभावना है। इस प्रश्न को देख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस जगह के रसोइयों ने विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों के यहां खाना बनाने से इनकार कर दिया? ऑप्शन चटगांव, मेमनसिंह, बारीसाल और कालीघाट है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत जबरदस्त प्रश्न है और ध्यान देने की जरूरत है। और यहां पे सही जवाब है बारीसाल। ध्यान रखिएगा, यहां पर सही जवाब है बारीसाल। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप आगे के प्रश्नों की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और ये कह रहा है 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स
एक संस्था की स्थापना हुई थी और ये पूछा गया है कि वो इस संस्था की स्थापना किसने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर या फिर नंदलाल घोष। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। किसी भी दशा में जल्दबाजी में आप गगनेंद्र नाथ टैगोर को नहीं चुनेंगे और यहां पर जवाब है अवनींद्रनाथ टैगोर। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। इस प्रश्न को देख लीजिए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स संस्था की प्रथम छात्रवृत्ति किसे मिली? ये ध्यान दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल घोष। और फिर जवाब वही है कि गगनेंद्र नाथ टैगोर को मत चुनिएगा और यहां पर जवाब है नंदलाल घोष। मुझे उम्मीद है आप इन प्रश्नों को नोट कर रहे होंगे। फिर कभी ऐसा होता है कि एक सिलसिलेवार बहुत सारे प्रश्न किसी एक टॉपिक से आ जाते हैं, तो आप फिलहाल अच्छा ही है प्रश्नों को एक सिलसिलेवार नोट कर लीजिए। आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। किस क्रांतिकारी ने 1901 में, बहुत ध्यान से देखिएगा, किस क्रांतिकारी ने 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर भारत में शोक सभाएं आयोजित करने का विरोध किया? साथ ही साथ उन्होंने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को गुलामी का उत्सव तथा विदेशी शासन के प्रति राजभक्ति का प्रदर्शन घोषित किया। वो है कौन? वो क्रांतिकारी हैं कौन जिन्होंने महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर भारत में शोक सभाएं आयोजित करने का विरोध किया? एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक का विरोध किया। आप बता सकते हैं विनायक दामोदर सावरकर, मास्टर दासूरी सेन, भगत सिंह या फिर पांडुरंग महादेव वापट। और अगर यहां पर आपने भगत सिंह को चुना है तो जवाब गलत हो जाएगा और वो है विनायक दामोदर सावरकर। ये वही विनायक दामोदर सावरकर हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह पर यह पुस्तक लिखी और 1857 के विद्रोह पर को उन्होंने भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। मुझे लग रहा है कि आप ठीक दिशा में देख रहे हैं प्रश्नों को और याद भी कर पाएंगे। और फिर कह रहे इटालियन क्रांतिकारी मेज़नी की जीवनी का मराठी भाषा में अनुवाद किसने किया? ध्यान दीजिएगा, वो मराठी भाषा में वो उनकी जीवनी की बात हो रही है। दामोदर सावरकर हैं, परांजपे हैं, लाजपत राय हैं और पांडुरंग महादेव वापट हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपने लाला लाजपत राय को चुना है तो जवाब गलत है और यहां भी जवाब विनायक दामोदर सावरकर है। मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के जो नवीन प्रश्न आ रहे हैं, आपको लगता है कि अगर ये प्रश्न पहली बार आपके सामने आए हैं तो प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, हमेशा के लिए याद रहेगा। और हम लोग जो अभी वर्कआउट कर रहे हैं इस समय आपकी पुस्तक को अपडेट करने के लिए, तो ये सारे प्रश्न आपको एक जगह कलेक्शन में उपलब्ध करवा दिए जाएंगे भविष्य में। फिलहाल आप ये देखिए, बहुत बढ़िया बात है। किस भारतीय क्रांतिकारी ने रूसी पुस्तक बम मैनुअल का अंग्रेजी अनुवाद किया? तो ये बड़ी बात तो ये है, बम मैनुअल, ध्यान रखिएगा, ये बम मैनुअल की बात हो रही है, दी फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब की बात नहीं हो रही। ऐसे पूछा गया कि बम का दर्शन किसने लिखा, दी फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसने लिखा, किसके आग्रह पर लिखा, किसने पूरा किया। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको पता होंगी। और ये रशियन बुक की बात हो रही है, बम मैनुअल का अंग्रेजी अनुवाद किया और उसकी साइक्लोस्टाइल प्रतियां छापकर युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत भेजा। 4 ऑप्शन है, पांडुरंग महादेव वापट है, हेमचंद्र दास है, मिर्जा अब्बास है, तिरुमल आचार्य एवं सुख सागर दत्ता हैं। बता पाएंगे आप इस प्रश्न का जवाब? और फिर गलती मत करिएगा, इनको तो कतई मत चुनिएगा। और यहां पर जवाब है पांडुरंग महादेव वापट। बढ़िया प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपके लिए भविष्य में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और फिर देखिएगा ये क्या प्रश्न आया है, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रश्न है। क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत की ओर से 1907 ईस्वी में किस क्रांतिकारी को बम बनाने की विधि सीखने के लिए पेरिस भेजा गया? ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, अभिनव भारत की ओर से बात हो रही है यहाँ पे, है ना। किस क्रांतिकारी को बमों की जो बनाने की विधि है उसको सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था? पांडुरंग महादेव वापट है, हेमचंद्र दास है, मिर्जा अब्बास है। और यहां पर भी जवाब है पांडुरंग महादेव वापट। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
गलती ना हो बहुत भटकाव की दिशा मुझे लगता है कि है बहुत से छात्रों में कहीं ना कहीं पर अभी भी भटकाव की दिशा है, और वो दिखाई पड़ता है। आपकी जो क्वेरीज आती हैं, आपकी जो हड़बड़ाहट दिखाई पड़ती है जब परीक्षा की तिथियां घोषित होती हैं, तो आपकी हड़बड़ी दिखाई पड़ती है। तब तक तो निश्चिंतता हो जानी चाहिए कि परीक्षा अब कभी भी हो, हमको अब कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ लिया जितना पढ़ना था। फिलहाल आप देखिए, पांडुरंग महादेव वापट को पेरिस भेजा गया था और वहां पर उन्होंने हेमचंद्र दास और मिर्जा अब्बास के साथ रूसी क्रांतिकारियों से ये बम बनाने की कला सीखी थी। और इस प्रश्न को देखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रारंभ में, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रारंभ में बमों के प्रयोग अर्थात स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक प्रयासों के प्रवेश पर किसने एक लेखमाला निकाली और उन्होंने बमों के प्रयोग की निंदा करी और इस हिंसा की प्रवृत्ति की निंदा करी और कहा कि बम जहरीले पेड़ के समान है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया बात है, बमों को जहरीले पेड़ की संज्ञा दी और आगे लिखा कि भारत में बम के आगमन से भारतीय राजनीति का स्वरूप बदल गया। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अमेजिंग है और 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। यहां पर तिलक है, लाला लाजपत राय है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हैं और एनी बेसेंट हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप कहीं पर जल्दबाजी में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को चुन रहे हैं तो ये गलत है और अमेजिंगली यहां पर जवाब तिलक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तिलक। उन्होंने शुरुआत में बमों के प्रयोग और हिंसात्मक प्रयोगों की निंदा की है और इस संदर्भ में उन्होंने एक लेखमाला का प्रकाशन भी किया है। ध्यान रखिएगा, और सामने दिखाई पड़ रहा है द अमृत कलश। अब मामला केवल इतना सा है, आपको हमेशा की तरह यह सूचना देनी है कि आपके लिए एक टॉपिक वाइज हमने अमृत कलश के नाम से एक प्रैक्टिस सेट का प्रकाशन करवाया है आपके लिए, जिसमें 3000 प्लस प्रश्न टॉपिक वाइज हैं। 3000 प्लस प्रश्न टॉपिक वाइज हैं। आप इस पुस्तिका को देख पा रहे होंगे, इस प्रैक्टिस सेट को आप देख पा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 3000 प्लस प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट के रूप में है, आंसर शीट उपलब्ध करवाई गई है। आप इस पुस्तिका को अपनी रिवीजन की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। इसमें सरल से कठिन प्रश्नों को क्रमानुसार रखा गया है और बहुत साइंटिफिक, परीक्षा उपयोगी, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों का ये कलेक्शन है। इस टॉपिक वाइज जो हमारी प्रैक्टिस सेट की पुस्तिका है उसका फ्रंट पेज आप देख पा रहे हैं। 3000 प्लस प्रश्नों का अमृत कलश, लगभग 3400 के आसपास इस पुस्तिका में प्रश्न हैं। टॉपिक वाइज आप इसका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में आपको 160 प्रश्न मिलेंगे, हड़प्पा सभ्यता में 151 प्रश्न है, वैदिक काल में 161, धार्मिक आंदोलन में 205, 16 महाजनपद में 140, मौर्य साम्राज्य में 200, मौर्योत्तर काल में 162, गुप्तोत्तर और गुप्त काल में 195 प्रश्न है। ये आपका एंशियंट का सेगमेंट है। मेडवल देख लीजिए, इस्लाम का उदय, राजपूत काल 122 प्रश्न, दिल्ली सल्तनत एवं संस्कृति 220 प्रश्न, सूफी तथा भक्ति आंदोलन 105 प्रश्न, विजयनगर और बहमनी 122, मुगल काल 201, मराठों का उदय और छत्रपति शिवाजी महाराज 130 प्रश्न आप देख रहे हैं। आधुनिक भारत एवं राष्ट्रीय आंदोलन पर देख लीजिए, यूरोपियों का आगमन 143, परवर्ती मुगल 57 का विद्रोह, सामाजिक सुधार आंदोलन 180, राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 1 पार्ट 2 252 प्रश्न है। गांधी स्पेशल केवल गांधी पर 175 प्रश्न हैं और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी प्रश्न है, विविध प्रश्न है और आजादी के बाद मिलाकर 165 प्रश्न है। इसकी आंसर शीट भी आपको बड़ी प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी। ये पुस्तिका आपके रिवीजन में अमेजिंग रोल प्ले करेगी। आप चाहें
तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों के माध्यम से इस पुस्तिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तिका को आप मंगा सकते हैं। फिलहाल अगले प्रश्न पर आप नजर डालिएगा। वो कह रहा है, विशाल सामुदायिक चूल्हों के साक्ष्य हमें किस स्थल से मिलते हैं? ध्यान दीजिएगा, चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? बिलासपुर ग्राम, आपको पता है, पिछले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है। और वो ये कह रहा है कि विशाल सामुदायिक चूल्हों के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं। ये प्रागैतिहासिक काल का प्रश्न है और ये गुमला, अंजीरा, चौपानी मांडो और जोब लोरलाई। तो अब यहां पर सही जवाब है गुमला। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न आपको हमारी जो कला संस्कृति की पुस्तिका है उसमें भी मिल जाएंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न भी क्या कह रहा है, और यह प्रश्न भी नवपाषाण काल से है। वो ये कह रहा है कि किस नवपाषाण कालीन स्थल से हमें बांध जैसी संरचना और जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य मिलते हैं? नाल, आमरी, अंजीरा, झोब लोरलाई। अब यहां पर आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा कठिन प्रश्न हो, और ये प्रश्न है, उत्तर है इसका नाल। ध्यान रखिएगा, गलती ना हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। और वो ये कह रहा है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, नवपाषाण कालीन स्थल लकड़ी के मूठ में सूक्ष्म पाषाण फलकों को चिपकाकर उनका हंसिये के रूप में प्रयोग किया गया है। इसका पुरातात्विक साक्ष्य कहां से मिलता है? मेहरगढ़, बुरजहोम, चिरांद या फिर गुफकराल। और ध्यान रखिएगा, बुरजहोम कदापि नहीं है और चिरांद कदापि नहीं। अब ऑप्शन थोड़ा साफ हो रहे हैं, अब आप मुझे बताइए। और यहां पर जवाब है मेहरगढ़। मुझे उम्मीद है आपके लिए अगर ये प्रश्न नए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हंसिये के प्रयोग का यह प्राचीनतम साक्ष्य है, पता है। और मेहरगढ़ से हमें पालतू भैंस का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। एक नई बात ये भी हो गई आपके लिए। और वो कह रहे हैं कि भीमबेटका की गुफाओं के चित्रों में कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? 4, 10, 8 या फिर 16। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उसमें कितने रंगों का प्रयोग हुआ है? ये बढ़िया बात है, और आप जवाब दे पाए तो बेहतर। और यहां पर जवाब है 16 रंगों का प्रयोग हुआ है। भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र हमें मिलते हैं उसमें 16 रंगों का प्रयोग हुआ है। मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। और अगला प्रश्न आप देख लीजिए क्या कह रहा है। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म, ध्यान रखिएगा, तथा भैंसा, दरियाई घोड़े और घोड़े के जीवाश्म किस स्थल से प्राप्त होते हैं? ये बढ़िया बात है ना। मानव जीवाश्म और पशुओं के जीवाश्म, हथनौरा, बागोर, औदय, बोरी, ठीक है। और रिप्लाई करेंगे आप क्या? और बेहतर होगा अगर रिप्लाई करते हैं तो ठीक है। और औदय मत चुनिएगा। मानव शिशु का कपाल जीवाश्म मिला है, मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। और यहां पर जवाब है हथनौरा। यहां पर जवाब है हथनौरा, ठीक है। आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। इन पशु जीवाश्मों को नमेदिकस कहा गया। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि नमेदिकस क्या है? तो क्योंकि ये जीवाश्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी घाटी के स्थल हथनौरा से प्राप्त होते हैं। डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 1982 में इसको प्राप्त किया, बिल्कुल। और अगले प्रश्न की ओर जाइए। और औदय, मानव शिशु का कपाल जीवाश्म आपको पता है, और यहां पर बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और वो है पी राजेंद्रन सर। इस प्रश्न को जानबूझकर यहां पे रखा है। एक दो प्रश्नों को जानबूझकर हमने रिपीट किया है ताकि वो आपके मन मस्तिष्क पर कायदे से अंकित हो जाएं। इस प्रश्न को देखिएगा, प्रथम प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरण का संबंध किस कालखंड से है? और मुझे उम्मीद है आज आप जवाब दे पाएंगे। और जवाब है नवपाषाण काल। ध्यान दीजिएगा, हमेशा की तरह एक्सप्लेनेशन आगे मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, वो जो पुरापाषाण काल वाला उपकरण है वो 1863 में मिला है। जो मध्य पाषाण काल का उपकरण है वो 1867 में मिला है। और जो नवपाषाण काल का उपकरण है वो 1842 में मिला है। तो जो पहला प्रागैतिहासिक पाषाण उपकरण है वो 1842 में मिला है। तो उसका संबंध किस काल से है? तो यहां पे जवाब हो जाएगा नवपाषाण काल से। मुझे उम्मीद है आप इसको रिकॉल कर पाएंगे। हमेशा परीक्षा में अगर ऐसा आता है तो ध्यान रखिएगा। और सुमेलित करना है, सीप का पैमाना कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से।
हाथी दांत का लोथल से, मिट्टी का कालीबंगा से और तांबे एवं कांसे का पैमाना हड़प्पा से है। तदनुसार यहाँ पे सही मैच करना है। 1 2 3 4 सामने ही सामने ऑप्शंस मैंने रखे हैं ताकि ये प्रश्न हमेशा के लिए रिकॉल हो जाए, आपको एकदम मन मस्तिष्क में छप जाए। सीप का पैमाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाथी दांत का बना आपको पता है तो सीप का पता होना चाहिए। आगे देखिएगा 1 2 3 4 यहाँ पे आंसर्स है और वो ये कह रहा है कि किस नवपाषाणकालीन स्थल से कब्रों से ऐसे शवों की प्राप्ति हुई है जिन्हें दफनाने के लिए पहले लाल गेरुए रंग से रंगा गया है और इस गेरुए रंग को माना जाता है कि उनकी आस्था, उनकी उर्वरा शक्ति संबंधी आस्था का यह संकेतक है। और ये जवाब यहां पर आपको नए छात्र हो सकता है, थोड़ा सा आप क्लिक ना करें तो जवाब है मेहरगढ़, ध्यान रखिएगा। और फिर वो कह रहे हैं दक्षिण भारत का वह नवपाषाणकालीन स्थल चिन्हित करिए जो नवपाषाण एवं महापाषाणिक संस्कृतियों के बीच एक संक्रांति का काल प्रतिनिधित्व करता है। और वो जवाब ऑप्शन सामने है, बुधियाल को मत चुनिएगा और वो जवाब है हल्लूर, कर्नाटक में। बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर देख लीजिएगा दक्षिण भारत का वह नवपाषाणकालीन स्थल चिन्हित करिए जहां से हमें सुपारी के कार्बनीकृत बीजों के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सुपारी का साक्ष्य कहां से मिला है? वो वाटगल है, कर्नाटक में है। क्लियर हो रहा है? और अगला प्रश्न देख लीजिए, वो कह रहा है किस मानव प्रजाति को सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट का सूचक मानव माना जाता है? मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था, यह है निएंडरथॉल मानव। अग्नि का सर्वाधिक व्यापक प्रयोग किया, निएंडरथॉल मानव। शवों को दफनाने की परंपरा शुरू की, निएंडरथॉल मानव, ठीक है। और ये सामने लिखा भी हुआ है कि उन्होंने श्रम विभाजन के आधार पे सामाजिक जीवन धर्म संस्कृति की स्थापना की, अर्थात महिलाएं घरों में रहती थीं, पुरुष बाहर संसाधन जुटाता था। अर्थात यह मानव सांस्कृतिक विकास का सूचक मानव है। वो मानव कौन है? निएंडरथॉल। और अगले प्रश्न की ओर जाइए। और फिलहाल अगले प्रश्न की इजाजत नहीं दे रहे हैं आज, और आज का सेशन समाप्त करने का वक्त है। हम लोग जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। जो प्रश्न आपके पास नए आ रहे हैं आप उनको नोट करिए और अपनी अमृत कलश श्रृंखला के कम से कम प्राइमरी तौर पे 3000 प्रश्नों को कंठस्थ कर लीजिए। फिलहाल मुझे विदा दें। धन्यवाद, नमस्कार।